सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिस्टर एमएलटी मास्टर की क्लास 4 ऑफ सीआरई एम्स मेडिकल लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर। तो आज हम बचे हुए क्वेश्चन जितने भी थे आफ्टर 50 के बाद जितने भी हमारे क्वेश्चन बचे थे वो कंप्लीट करने वाले, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ एम्स सीआरई 4 मेडिकल लैब टेक्नीशियन क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन क्या बोलता है? In case of needle stick injury, you have to inform. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए ऑप्शन कहता है आफ्टर द रिपोर्ट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज आफ्टर 1 वीक, ठीक है। नेक्स्ट इज इमीडिएटली, एंड फोर्थ इज ओनली इफ सिम्टम अपीयर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। व्हाट इज नीडल स्टिक इंजरी? जब भी आप किसी का कलेक्शन कर रहे हैं या किसी को भी आप इंजेक्टिव दे रहे हैं, ठीक है, इंजेक्शन दे रहे हैं, उस टाइम जब आपको क्या होता है, कभी कभी वो सुई आपको क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है या फिर प्रिक कर जाती है ना, चुभ जाती है। अब फॉर एग्जांपल अगर स्टेराइल सिरिंज है, ठीक है, साफ सुथरी स्टेराइल सिरिंज है, तो हम उसको नीडल स्टिक इंजरी नहीं कहते हैं। नीडल स्टिक इंजरी जब कहते हैं जब ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो इंजेक्शन के अंदर जो भी ठीक है टॉक्सिन या जो भी इंजेक्टेड था वो हमारी बॉडी के अंदर घुस गया, या जब हम पेशेंट के अंदर से कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो ब्लड था वो क्या था, हमने कलेक्ट किया, उसके बाद हमारे स्टिक हो गई, ठीक है। तो इट कैन कॉज मेनी डिजीजेस, लाइक अगर पेशेंट को एचआईवी है तो आपको एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस है तो आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, कोई ब्लड रिलेटेड डिसीज है तो आपको भी हो सकती है, ठीक है। तो जो भी ब्लड से डिसीज हो सकती है ना, ब्लड कम्युनिकेबल डिसीज होती है, वो आपको हो सकती है। तो निडल स्टिक इंजरी जैसी आपको होती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वहां से अगर ब्लड निकल रहा है तो उसको निकलने देना है, ठीक है। ब्लड फ्लो को रोकना नहीं है, डोंट स्टॉप। छोटा सा ही होता है, ज्यादा नहीं निकलेगा ब्लड, ठीक है। और आपको रेगुलरली, ठीक है, 10 से 20 मिनट तक हाथ को धोना है, हैंड वॉश करना है साबुन से, ठीक है। उस एरिया को धोते रहेंगे, खून निकलता रहेगा, ठीक है। पर जैसे ही प्रिक होती है आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इमीडिएटली डॉक्टर को या फिर वहां के जो सीनियर टेक्नीशियन उन्हें बताना होता है, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट के बाद बताएंगे तो इतने टाइम में आपके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, 1 वीक क्या तो सिम्टम्स ही आ जाते हैं। अगर सिम्टम अपीयर हुआ तो ये 4 ऑप्शन गलत है, ठीक है। इमीडिएटली आपको बताना है टेक्निक उसे सीनियर टेक्नीशियन का, डॉक्टर को। और इसके बाद क्या होता है, अगर टेस्ट कोई सा भी आपका क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसके बाद हम कुछ टेस्ट कराते हैं, ठीक है। वैक्सीन लगती हैं इसमें, ठीक है। कौन सी? नॉर्मल वैक्सीन हमारी, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, ठीक है, टेटनस की वैक्सीन, ठीक है, जितनी भी एंटी वायरल वैक्सीन होती हैं, वायरस की जितनी भी एंटीवायरल जो भी हमें मोस्टली डिसीज हो उसकी वैक्सीन लगती है, ठीक है। उसके बाद सिम्टम्स चेक करे जाते हैं आफ्टर 1 वीक, ठीक है। तो ये प्रोसेस 1 साल तक चलता है। 1 साल तक आपकी क्या है, इंजेक्टिव्स और वैक्सीन लगती हैं और दवाई खानी पड़ती है, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखना है, नीडल स्टिक इंजरी से मोस्टली हमें बचना है, इसलिए वेयर ऑलवेज ग्लव, ग्लव्स पहनो, अच्छे वाले ग्लव्स, व्हाइट पाउडर ग्लव्स होते हैं ना, क्लोरीन पाउडर ग्लव्स होते हैं, वो पहनो हमेशा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बता सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है नीडल स्टिक इंजरी से रिलेटेड आप बता सकते हैं। हेपेटाइटिस, एचसीवी, ह्यूमन कोलोनिक वायरस, ठीक है, इन सब की वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट इज 52 क्वेश्चन है ना, 52 क्या बोलता है, इन विच मेथड एचबी एस्टिमेशन इज एचसीएल यूज, ठीक है।
in which method of HB estimation HCl is used। ठीक है, कौन सा मेथड इसमें HCl यूज करते हैं? तो एसिड हम एक ही में यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सालीज मेथड। क्योंकि इसमें क्या है, एसिड हिमैटिन बनाते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसको हम एसिड हिमैटिन बनाते हैं, और HCl इज एन एसिड। ठीक है, दूसरा मेथड और भी दे रखा है, साइनोमिथेनोजन। और चौथा दिया हुआ है आपको ऑटोमेटेड सेल काउंटेड। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऑटोमेटेड सेल काउंटेड कोई मेथड ही नहीं होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन और साइनोमिथेनोजन। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया एचबी एस्टिमेशन का सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मेथड कौन सा है, तो वो साइनोमिथेनोजन। ठीक है, स्टैंडर्ड या प्रेफर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीमिथेनोजन होता है। ठीक है, और अगर सालीज सबसे इजी होता है, इसलिए तो मोस्टली सालीज मेथड से क्या है, एचबी की वैल्यू गलत आती है हमारी। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे एरर्स होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस करते हुए, इसलिए ये प्रोसेस अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल में ये प्रोसेस सिखाते हैं, बट इसे बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट इज 53rd क्वेश्चन। ठीक है, 53 क्वेश्चन क्या है, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? देखो, इसमें ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, 120 दिन या फिर 3 मंथ्स। ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा मैं ध्यान दे रहा हूं। 54 क्वेश्चन पे जाते हैं। पैनसाइटोपिनिया इज रिडक्शन इन, पैनसाइटोपिनिया इज रिडक्शन इन, पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए, WBC, RBC, प्लेटलेट और ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत सारे एग्जामिनर्स जो भी होते हैं ना, जो टीचर्स आपको बोलते होंगे ऑल ऑफ द अबव, जहां तक मोस्टली आंसर होता है, तो इसका आंसर यही है, पैनसाइटोपिनिया। पैन मतलब मोस्टली, साइटो मतलब सारे, ठीक है, कम, तो पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना, कम होना, तो रिड्यूस ही पूछा है। तो पैनसाइटोपिनिया मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का कम होना, तीनों का कम होना, इसे पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। तो इसका नाम आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 54th क्वेश्चन डन। 54 क्वेश्चन हो गए हमारे। लेट्स मूव टू द 55 क्वेश्चंस। ठीक है, 55 क्वेश्चन पे आते हैं। 55 क्वेश्चन क्या बोलता है, सीरम अमाइलेज is checked in which clinical condition? Serum amylase चेक किया जाता है which condition? ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए। फर्स्ट इज acute pancreatitis, myocardial infarction, hepatitis, ठीक है, एंड फोर्थ इज रीनल फेलियर। अभी हमने पढ़ा था कि एफटी के जो टेस्ट होते हैं वो रीनल फंक्शन में होते हैं, हेपेटाइटिस मतलब एलएफटी के टेस्ट जो होते हैं, या फिर और भी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस और रीनल फेलियर कोई लेना देना नहीं है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं, क्योंकि इसके अंदर सीकेएम भी होता है,
ठीक है, क्रेटिन काइनेज होता है। एक ही बचा हमारा पेनक्रियास जो निकालता है एक सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं अमाइलेज। अब अमाइलेज क्या है? अमाइलेज एक एंजाइम है, ठीक है। अमाइलेज आपने सुना होगा, लाइपेज, ठीक है। अमाइलेज तो क्या काम होता है इसका? लिपिड या फिर फैट का क्या करना? डाइजेशन करना, ठीक है। पेनक्रियास से निकलता है अमाइलेज। नेक्स्ट इज 56 क्वेश्चन। रेटिक काउंट इंडिकेट्स, रेटिक कह लो, रेटिकुलोसाइट कह लो, रेटिक काउंट इंडिकेट्स। जो हमारा रेटिक काउंट है वो क्या बताता है? चारों कंडीशन दे देते हैं। आयरन स्टोरेज, विटामिन B12 लेवल, HB लेवल और बोन मैरो एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी, ठीक है। रेटिक काउंट मोस्टली क्या इंडिकेट करता है? आयरन स्टोर्स बिल्कुल भी नहीं, आयरन को कोई लेना देना नहीं है रेटिक काउंट से। विटामिन B12 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। HB से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेटिक काउंट बढ़ता है तो कब बढ़ता है? जब चेक करने के लिए बोन मैरो की एक्टिविटी। अब कहने का मतलब क्या है? देखो, बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता क्या है? ये वो साइट है, एक क्या है हमारा, येलोइश कलर का फ्लूइड है, जिसका मोस्टली काम क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर सेल्स बनाना। तो इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है व्हाइट बोन मैरो और एक होता है रेड बोन मैरो। ये पाया किसमें जाता है? लॉन्ग बोन्स में और फ्लैट बोन्स में, ठीक है। लॉन्ग बोन्स तो आपको सारी पता है, ठीक है। टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, फीमोर, ठीक है, स्केपुला। फ्लैट में आ गया हमारी स्टर्नम, ठीक है। ये सब। वाइट ब्लड बोन मैरो का काम क्या होता है? WBC बनाना। रेड बोन मैरो का काम होता है RBC बनाना। RBC के प्रोसेस को हम कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, WBC को प्रोसेस को हम कहते हैं ल्यूकोपोएसिस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो गया? बोन मैरो की एक्टिविटी बताना। यहाँ खुद लिखा है इरिथ्रोपोएटिक, रेटिक मतलब RBC, तो इरिथ्रोपोएसिस से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन क्या बोलता है? Zn स्टेनिंग, एल्कोहल इज यूज्ड एज, Zn स्टेनिंग के अंदर एल्कोहल इज यूज्ड एज। अब बहुत सारे MLT के बच्चे कहेंगे सर बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बट बेटा सारे अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे, रैंक तभी अच्छी आएगी, क्योंकि वैकेंसीज 70 से 80 आने वाली है। तो ये ध्यान रखना, सारे पूरे मार्क्स आने की कोशिश करनी है। प्राइमरी स्टेन, ठीक है। नेक्स्ट इज डीकलराइजर, काउंटर स्टेन और मॉडरेंट। बड़ा इजी, एक ही काम होता है। अल्कोहल का काम मैंने आपको पहले ही बताया था, ये की होता है डीकलराइज करना, ठीक है। ठीक है, मॉडरेंट में कार्बन फॉस्फेट यूज हो जाता है हमारा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज यूज होता है इसके अंदर। चलिए जी,
नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने 58 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेज HbA1c टेस्ट इंडिकेट्स। जो हमारा HbA1c टेस्ट होता है क्या बताता है? ठीक है, सबसे पहले बहुत इजी होता है, इसे तो हम बता सकते हैं। पास्ट 3 मंथ्स का ग्लूकोज बताता है, पास्ट 3 मंथ्स का एस्टिमेट ग्लूकोज बताता है। ठीक है, अब सब सोच रहे होंगे सर ग्लूकोज तो एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी में चेंज हो जाता है। नहीं, HbA1c मोस्टली होता है किसके ऊपर? आरबीसी के ऊपर, क्योंकि हमारा आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है 3 मंथ्स होता है, 3 महीने तक होता है। ठीक है, तो हमारे आरबीसी के ऊपर क्या होती है? शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टार्टिंग में उसके बनते ही बन जाते हैं। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल्स को, इन एंटीजन को ये पहचानता है और एक वैल्यू निकालता है, जिससे हमें पता लगता है कि कितने हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंडेड क्या है, कितने हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंडेड शुगर मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3 महीने पहले का बताया जाता है। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आरबीसी भी 3 महीने तक क्या रहते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, ये डायबिटीज बताता है। HbA1c की वैल्यू अगर 5.5 से कम आई तो इट इज नॉन डायबिटिक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 5.6 से लेके 6.5 तक आई तो इट इज प्री डायबिटिक। अगर 6.5 से अबव आई पर्सन इज डायबिटिक। ठीक है, डायबिटीज है उसे। समझ में आ गया? ये HbA1c की वैल्यूज है। क्वेश्चन इसके अंदर जो क्वेश्चन आया था ना HbA1c का, वो वीक्स में आया था। 6 से 12 वीक आंसर होगा, वही 3 महीने में बैठता है। ठीक है, 59 क्वेश्चन वीक्स में दे दो, मंथ्स में दे दो, आपको निकालना तो आता ही है। द रूटीन फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी, द रूटीन फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी, इन हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी हमने पूरा पढ़ा था, तो हमें पढ़ना है कि रूटीन फिक्सेटिव क्या है हिस्टोपैथोलॉजी में। 4 दिए हुए, एक दिया है इथेनॉल। इसका काम क्या होता है मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ठीक है, डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन का काम होता है इसका। दूसरा क्या है? फॉर्मेलिन। ठीक है, तीसरा जाइलिन, और चौथा एसीटोन। कोई रोल नहीं होता इसका, होता है अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन और रिहाइड्रेशन करने में अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाओगे तो डिहाइड्रेशन होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले जाओगे तो रिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, जाइलिन हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बचा? फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन इज यूज्ड एज अ फिक्सेटिव। ये फिक्स करता है किसको? जो हमारे टिश्यूज हैं उसको, इसलिए इट इज यूज्ड एज फिक्सेटिव। ठीक है, जितने भी जाइलिन ये सब हमने पहले यूज किए थे उस सबको फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे वो निकल ना पाए, रिटेन करके रखता है। 60th क्वेश्चन क्या बोलता है? मलेरिया पैरासाइट इज डिटेक्टेड इन, मलेरिया पैरासाइट इज बेस्ट डिटेक्टेड इन। बताया था आपको मैंने, मलेरिया के टेस्ट भी बताए थे। ठीक है, और ये भी बताया था इसके लिए क्या करते हैं हम? पेरिफेरल स्मेयर बनाते हैं, थिक और थिन। थिन किस में बनाते हैं हम? चेक करने के लिए कि कितना है अमाउंट। थिक बनाते हैं उसकी एनाटॉमी चेक करने के लिए कौन सा मलेरिया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए इसके अंदर, सीरम, यूरिन, सीरम, यूरिन, पीबीएफ और सीएसएफ। सीएसएफ का कोई लेना देना नहीं,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पर होता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। किसमें? L3 L4 सब आर्कोनाइड स्पेस में। ठीक है, रीढ़ की हड्डी से सैंपल निकाला जाता है पीला पीला कलर का, उसको हम CSF कहते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्लड सीरम में होता है बट एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यूरिन नो, तो एक ही बताया पेरिफेरल ब्लड स्मेयर, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। कुछ नहीं करते हम हमने एक स्लाइड पे क्या है, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया, ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम एक और स्लाइड स्लैंड में रखते हैं, ठीक है, उससे फिर इसको क्या करते हैं, चौड़ा कर देते हैं। ठीक है, ऐसे खींच के पीछे की तरफ लेके आते हैं, इस वाली साइड से पीछे की तरफ खींच के लेके आते हैं, तो हमारा एक शेप बनता है। ठीक है, वो ऐसा एक शेप बन जाता है। इसको हम कहते हैं, अगर ये थिक बनाना है तो हमें क्या करना होता है, आराम से फैलाओ। अगर थिन बनाना होता है तो तेज की खींच के लेके जाओ। ठीक है, थिन बन जाता है। कि जब भी आप सीखेंगे, जब हम प्रैक्टिकल, तो एक और हम प्रैक्टिकल्स भी जो हमारे होंगे ना, वो भी आपको दिखाते रहेंगे वीडियोस में। हफ्ते में एक प्रैक्टिकल हम आपको उसकी प्रैक्टिकल वीडियो डालते रहेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सब हम आपको सिखा देंगे। चलो नेक्स्ट 61 क्वेश्चन। अ माइक्रोटोम इज यूज्ड फॉर, अ माइक्रोटोम इज यूज्ड फॉर। टोम का मतलब होता है कटिंग, टोम ही पढ़ा है ना, टोम का मतलब होता है कटिंग। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जब टिश्यू को कट करते हैं, हिस्टोपैथ के अंदर जब हम टिश्यू को कट करते हैं, कितना, 1 से लेकर 3 मिलीमीटर साइज में। क्यों? जिससे हम उसको स्लाइड के ऊपर रख सकें और इजीली उसके अंदर जो डिसीज है उसके बारे में पता कर सकें। ठीक है, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन ही दिए थे, तो एक ही ऑप्शन होगा, कटिंग द टिश्यू। ठीक है, ऑप्शन कहते हैं स्टेनिंग, फिक्सिंग, एम्बेडिंग। तो हमने पढ़ लिया स्टेनिंग किससे होता है, हिस्टोपैथ की स्टेन का, HNE स्टेन, हेमेटॉक्सिन नियोसिन। फिक्सेटिव क्या है, फिक्सेटिव हमने पढ़ लिया था क्या होता है। ठीक है, फिक्सेटिव फॉर्मेलिन होता है। और एम्बेडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, वैक्स। ठीक है, तो ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए हिस्टोपैथ पढ़ लेना, अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए हमने हिस्टोपैथ, तो कर लेना। ठीक है, 40 मार्क्स तो इसी से हो गया हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्या बोलता है, विच मेजर कीटोन बॉडी इज डिटेक्टेड इन कीटो एसिडोसिस। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। कीटो बॉडी मिलती है इन कीटो एसिडोसिस। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले कौन कौन सी कीटोन बॉडीज मिलती हैं बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी कीटोन बॉडीज होती हैं। सबसे पहली एसीटोन, अगली होती है एसिटो एसिटेट, और एक होती है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। ये 3 कीटोजेनिक प्रोसेस होता है हमारा बॉडी के अंदर। ठीक है, जिसमें कीटोन बॉडीज बनती हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से बनती है लास्ट में, तो इनको हम बोलते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए, 4 तुम्हें 3 कीटोन बॉडीज दिए। ठीक है, ऑप्शन सुन लेना पहले, एसीटोन, एसिटो एसिटेट। यहाँ नॉलेज को थोड़ा डीप चेक करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और पायरुवेट। पायरुवेट तो क्या है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है। पढ़ी होगी सबने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज का आखिरी फॉर्म को हम कहते हैं, जब टूटता है ना बॉडी के अंदर तो पायरुवेट बनता है, तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एसिडोन नहीं, एसिटोएस्टेट नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी हाँ, क्योंकि कीटो एसिडोसिस किस में होती है, डायबिटीज में होती है, और डायबिटीज में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कीटोन बॉडीज मिलती है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस में। डन।
62 के बाद 63 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 63 क्वेश्चन क्या बोलता है? फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री is based on the principle, is based on which principle? देखो फोटोमेट्री क्या होता है? द प्रोसेस जिसे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके से क्या है, एक इमेज बनाते हैं, एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री करते हैं ना, तो उसमें हम क्या है, जो हमारा सैंपल होता है, सैंपल से एक लाइट पास कराते हैं, जिससे हमें एक वैल्यू मिलती है जो हमारी आती है नैनोमीटर में, ठीक है, वेवलेंथ वैल्यू आती है। तो वही फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम मतलब किससे काम हो रहा है सारा? हीट, आग से काम हो रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए, किस पर डिपेंड होती है? एक होती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दूसरा है एमिशन, तीसरा है रिफ्लेक्शन, और चौथा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कोई लेना ही देना नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ये ऑप्टिकल के क्वेश्चंस हैं। एब्जॉर्प्शन किसमें होता है? एब्जॉर्ब जो लाइट करती है वो किसमें होता है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में होता है। अभी मैंने आपको बताया, कलर को वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा? एमिशन। फ्लेम फोटोमेट्री क्या करती है? एमिशन करती है ऑफ फोटॉन्स। चलिए मार्क इज ओवर। चलिए दूसरा मार्कर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट मूव टू द 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शन ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी, जो हमारा एएसटी होता है, एंटीबायोटिक ससेप्टिव या फिर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ये कौन सा प्रोसेस होता है? जब भी हम किसी बैक्टीरिया को, हमारा बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है, इसको हम किसी कल्चर प्लेट पे ग्रोथ कराते हैं, ठीक है, ये साइज में बढ़ जाते हैं, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, छोटी छोटी सी कैप्सूल्स रख देते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव कैप्सूल्स। अगले दिन क्या होता है, इनके ये जो कैप्सूल है, इनके आसपास एक एरिया हो जाता है। अगर ये इसको खत्म कर देती है तो ये एरिया नहीं बनता, अगर नहीं कर पाती है तो ये एरिया बन जाता है। इसको हम कहते हैं क्या? इट इज सेंसिटिव। मतलब इस एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया को कोई असर नहीं पड़ा, बट वही अगर ये बिल्कुल ऐसी रहती है, कोई आसपास कुछ इसके एरिया नहीं बना, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट। मतलब ये दवाई जो इसके रेजिस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन सुनो। एएसटी जो टेस्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी का टेस्ट होता है, ये भी ध्यान रखना। एएसटी टेस्ट जो होता है हमारा इज यूज टू, इसमें ऑप्शंस 4 दिए हैं, पर हमें इजीली पता है, आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म एंड इफेक्टिव एंटीबॉडी एंटीबायोटिक्स, है ना, वही हमने किया। ऑर्गेनिज्म को पहचाना और उसके एंटीबायोटिक लगाई एक, उसको एएसटी बोलते हैं। 64 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव टू द 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन पे आ जाते, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से भी 14 क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मतलब ऑप्शंस में भी आए बहुत। द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम is a part of which immunity, is a part of which immunity। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसी का ही पार्ट होता है इम्यूनिटी का। 4 ऑप्शंस दिए थे, ठीक है। अडेप्टिव, ठीक है, एक्टिव, इनेट, और डी ऑप्शन था ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी, अडेप्टिव और इनेट। एक्टिव नहीं होती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है।
अब ये जब हम अच्छे से इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना, तो अब ये पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द 66 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन क्या कहता है? HBsAg इंडिकेट्स। अब देखो हेपेटाइटिस सुन लो पहले। हेपेटाइटिस एक लिवर डिसीज है। इसमें लिवर जो है हमारा फैटी हो जाता है और स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्जिन बढ़ जाता है बॉडी। तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस बहुत तरीके के होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, समझ में आया? ए बी सी होता है और एक डी भी होता है, हेपेटाइटिस डी। तो ए बी सी डी। बी जो होता है मोस्ट जनरल कॉमन होता है, ज्यादा लोगों को होता है, ये क्योरेबल है। ए सी मोस्टली ड्यू टू वायरस होते हैं, हेरिडिटरी होते हैं और नॉन क्योरेबल होते हैं, ज्यादा ठीक नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है HBsAg क्या बताता है? क्वेश्चन में दिया था एक्टिव हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। नेक्स्ट इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी। लास्ट इज हेपेटाइटिस सी। अब यहाँ लिखा ही है HBsAg। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी की बात करी जा रही है ना? तो बी की बात करी जा रही है, तो इन तीनों ऑप्शन में से कुछ होगा। अब कोई टेस्ट कर रहे हैं तो हम एक्टिव फॉर्म पता करेंगे ना कि बॉडी के अंदर है या नहीं है। तो एक्टिव हेपेटाइटिस बी, पास्ट मतलब पुराना, पुराने से क्या, पुराना तो खत्म ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इम्यूनिटी टू हेपेटाइटिस बी। तो इम्यूनिटी दवाई ढूंढ सकती है, इम्यूनिटी कोई भी टेस्ट नहीं ढूंढ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। 67वां क्वेश्चन पर जाते हैं। अ क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट ऑफर्स प्रोटेक्शन टू। अब देखो राइटिंग मेरी खराब आ रही है, तो ना कुछ इस पे ध्यान मत देना, क्योंकि जल्दी ये वीडियो कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। बट देखो आपको बोल रहा हूँ तो आप बोलने में भी सुन लो। ठीक है, क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट। अब WHO की गाइडलाइंस पढ़ोगे ना तो बायोसेफ्टी अच्छे से पता लगेगी। WHO से ही पढ़ना सब कुछ। BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, BWM जो है वेस्ट मैनेजमेंट, इससे अच्छे से समझ में आता है। इसके अंदर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको ऑप्शन सैंपल ओनली, दूसरा दिया है आपको ऑपरेटर ओनली, थर्ड दिया है आपको इन्वायरमेंट, नेक्स्ट दिया आपको ऑल ऑफ द अबव। अच्छे से समझते हैं। जो हमारी क्लास 1 होती है, ठीक है, क्लास 1 किसके लिए होती है? मोस्टली पर्सनल एंड एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, क्लास 2 किसके लिए होती है? सब के लिए, जितने भी हैं, ऑल। क्लास 3 एक होती है हमारी, ठीक है, क्लास 3। ठीक है, क्लास 3 के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है क्लास 2 बायोसेफ्टी किस लिए होती है। इसमें नहीं पूछा जा रहा मैक्सिमम क्या होता है, मिनिमम। ऑल इसके अंदर भी होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लास 3 में मैक्सिमम सब के लिए होता है। अब बायोसेफ्टी का मतलब होता है क्लास 2, मतलब जब हम सेफ्टी कर रहे हैं एक कैबिनेट की, तो उसके अंदर हम क्लास 2 में किस किस को सेव करते हैं। अगर बात करें क्लास 1 की, तो क्लास 1 में हम खुद की और एनवायरमेंट की करते हैं, है ना? सैंपल को कोई ध्यान नहीं देते हैं उसमें। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ द अबव होगा, एनवायरमेंट की भी, ऑपरेटर की भी और सैंपल की भी। ठीक है, क्लास 2 में। क्लास 3 में भी हम तीनों की करते हैं, बट मैक्सिमम अगर पूछा गया सबसे ज्यादा किसमें करते हैं, तो मैक्सिमम क्लास 3 है आंसर। ठीक है जी, अच्छा चलिए, नेक्स्ट मूव टू द
68 क्वेश्चन है, 68वें क्वेश्चन पे जाते हैं। एल्ब्यूमिन इज डिक्रीज इन, सबको पता होना चाहिए, मैंने बताया था एल्ब्यूमिन के बहुत सारे काम होते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इसका काम होता है। और फैट ट्रांसपोर्ट करता है, फैट का ट्रांसपोर्ट का काम होता है। तो और सबसे ज्यादा पाने वाला, मोस्ट फाउंड प्लाज्मा प्रोटीन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, टेस्ट में भी सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसके चार ऑप्शंस क्या दिए जान लेते हैं। पहला दिया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा दिया डिहाइड्रेशन, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम, और लास्ट इज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में तो होगा ही नहीं, डिहाइड्रेशन का भी कोई लेना देना नहीं एल्ब्यूमिन से। अब बचा हमारे पास नेफ्रोटिक और कुशिंग सिंड्रोम। अब मोस्टली आपने कुशिंग सिंड्रोम नहीं सुना है, तो नेफ्रोटिक को कर दो क्या, क्योंकि नेफ्रोटिक किससे रिलेटेड होता है, रीनल सिस्टम से, नेफ्रोसिस, ठीक है। अब रीनल सिस्टम में सबसे ज्यादा काम होगा, ठीक है, फैट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कभी कभी एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं जहां पर आपको आंसर नहीं आता है। अब देखो मैं तो आपको सारा पढ़ा दूंगा, बट आपको क्या है, खुद से पेपर करना है, इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ जो आप करते हो, ठीक है। क्योंकि हम ज्यादा अंदर जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वो हम नेक्स्ट एक एक करके सब लेक्चर्स में पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले मोस्टली सारे लेक्चर्स हमारे हो ही जाएंगे। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव के अंदर कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल इंडिकेटर, मतलब कौन सा बैक्टीरिया रखते हैं जिससे हमें पता लगता है जो हमारा ऑटोक्लेव है वो सही काम कर रहा है नहीं। सबको पता है ऑटोक्लेव गर्मी पे काम करता है, तो एक ही इसको हम क्या बोलते हैं, जियोफिलस स्टेरोथर्मोफिलस, ठीक है। पहला हो गया बैसिलस, इसने दिया है, ठीक है, बैसिलस, ठीक है, स्टेरो थर्मोफिलस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ई कोलाई और क्लोस्ट्रीडियम, सबके बारे में समझेंगे। टिटेनी, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी का काम किसमें होता है, टेटनस में। बॉडी के अंदर टेटनस होता है वो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ई कोलाई एक नॉर्मल हमारी किसके अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है, बट अगर ये यूरिन के अंदर है तो क्या करता है, यूटीआई इन्फेक्शन करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक क्या है हमारा, ग्राम बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्टली क्या करता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है ना उसका। लास्ट हमारे पास क्या बचता है, बैसिलस स्टीरोथर्मो। अब देखो इसका नाम भी है थर्मो, मतलब गर्मी में भी रेजिस्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव को चालू करते हैं और इसको रख देते हैं, ठीक है। अगर ये मर जाता है तो हमारा ऑटोक्लेव सही से काम कर रहा है, अगर ये नहीं मरता है तो, क्योंकि ये ऐसा बैक्टीरिया है जो गर्मी को सह सकता है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली हमने सारे क्वेश्चंस कर ही लिए, है ना। 69 हो गए। नेक्स्ट इज 78 क्वेश्चन, क्या बोलता है, नॉर्मल गट फ्लोरा। हमारे माइक्रोबायोम से क्वेश्चन आ गए, नॉर्मल गट माइक्रोबायोटा प्राइमरीली फंक्शंस टू, जो, अब गट माइक्रोबायोटा क्या होता है, हमारे पेट के अंदर कुछ कीड़े होते हैं ना, हमारी पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, या कोई सा भी हम कह सकते हैं, कुछ भी होते हैं, फंजाई, सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट और फर्मेंट। एग्जाम्पल दो, पेट के अंदर लैक्टोबैसिलस होता है,
जो दूध को दही को पचाने में मदद करता है। पेट के अंदर ई कोलाई होता है, पेट के अंदर बिफिडोबैक्टीरियम होता है। बिफिडोबैक्टीरियम का काम क्या होता है, ठीक है, ये पाया जाता है किसके अंदर, मदर्स मिल्क के अंदर, जो बच्चे के अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज देता है। 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गट माइक्रोबायोटा का मेन फंक्शन क्या है? फर्स्ट इज प्रिवेंट कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक क्या होते हैं? हार्मफुल। पैथोजन का मतलब ही होता है खतरनाक। नेक्स्ट इज रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज प्रोड्यूस आरबीसी। ऐसा कोई ऑप्शन डाल देते हैं जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं होता। और मेन साइट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। देखो आरबीसी से तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो सब किससे होता है, बोन मैरो से, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस से। एंटीबॉडी जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, इम्यूनिटी है। गट माइक्रोबायोटा हाँ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट मेन साइट थोड़ी बोलेंगे हम इसे जहां से बनते हैं, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम को और एनहांस कर देता है। रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज ये एक है आंसर, बट इसने बोला प्राइमरीली सबसे ज्यादा तो प्रिवेंट कोलोनाइजेशन, गंदे बैक्टीरिया जो होते हैं ना उनको पैदा होने से बचाता है, ठीक है, उनका स्पेस लेके। और मोस्टली गट माइक्रोबायोटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है पता है आपको? इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलोन के अंदर। कोलोन असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा है ना, उस कोलोन के अंदर होते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स कोलोन, इन तीनों के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इनका खाना क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स। लास्ट क्वेश्चन इज 71। अब आप बोलेंगे सर 85 क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ क्यों मैंने 71 क्वेश्चंस कराए आपको। सिकल सेल anemia results from an abnormality in options A, B, C, D. RBC membrane, ठीक है, HB स्ट्रक्चर, बोन मैरो प्रोडक्शन, and last is iron metabolism. आयरन मेटाबॉलिज्म। देखो सिकल सेल एनीमिया के अंदर किस चीज की कमी होती है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसमें नॉर्मल हमारा आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है ना वैसा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या इसका शेप पूरा क्या होता है, सिकल शेप हो जाता है। तो मोस्टली किसकी बात करी जा रही है? एचबी स्ट्रक्चर की, मेम्ब्रेन की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा CRE4, ठीक है, ऑफ एम्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने छोड़े हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था टोटल 85 आते हैं ना, और मैंने कराए कितने? 71। अब देखो ये मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन थे, जिनसे और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और जो बचे हुए 71 से जो हमारे 14 क्वेश्चन है ना उनका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे थे पूछने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी चीज हमें बच्चों से जितने क्वेश्चंस पता लगे हमने आपको बता दिए कि एग्जाम CBT था, क्वेश्चन पेपर इसका रिलीज होता नहीं है, तो जितना हमारे टारगेट क्वेश्चंस हमारे पास थे वो हमने आपको करा दिए, ठीक है। तो होप यू लाइक ऑल द 4 वीडियोस। आपको चारों वीडियोस बहुत अच्छी लगेगी मुझे पता है ना। तो अगर आप किसी छोटे मोटे, ये किसी कहते हैं ना ऐसे यूट्यूबर को जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं पढ़ाई से ले, ठीक है, कुछ भी वीडियो बना रहा है उसको भी आप अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक है, उसकी वीडियो शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ तो आपको फ्री फंड की पढ़ाई मिल रही
है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बट इनमें से एक ऑप्शन कर दो दैट इज शेयर। शेयर सब कर दो, ठीक है, जिससे सबको नॉलेज मिल सके, बिकॉज हम यहाँ पर आपको नॉलेज देने के लिए। बाकी हमारा कोई कमाने वाने का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कमाई होगी तो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा देंगे बस, ठीक है। और अच्छी कमाई होगी तो एक क्लासरूम ले लेंगे अच्छा सा, ठीक है, वहाँ टीचर्स रख लेंगे, उनसे पढ़वा लेंगे। इससे ज्यादा एक टीचर कुछ नहीं करता, ठीक है। कमाई दमाई टीचर की लाइफ में इतनी होती नहीं है, मोस्टली वो ज्ञान बांटने में लग रहता है। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।